गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आइए आज हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनील की बात करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील है। एग्जाम में इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए इस सेल ऑर्गेनील का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे एक और नाम दिया गया है कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रियन भी कहा जाता है और कॉमन लैंग्वेज के अंदर इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। कॉमनली इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो देखिए जो ये वर्ड है माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया, ये ग्रीक शब्द से बना है जिसमें दो शब्द हैं। एक है वर्ड माइटो, माइटो का मतलब है थ्रेड यानी फिलामेंटस स्ट्रक्चर या एक धागे के समान संरचना, और दूसरा शब्द है कॉन्ड्रियन जिसका मतलब है ग्रेन्यूल यानी एक ऐसी संरचना जो कि दिखती धागे के समान है और जब उसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एक वो कण के रूप में हमें दिखाई देता है। तो देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो डिस्कवरी थी वो एक साइंटिस्ट ने की थी, नाम था उनका फ्लेमिंग। इन्होंने ईयर 1882 में इसकी डिस्कवरी की और तब इन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था फाइला। इनके बाद में एक और साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था ऑल्टमैन। इन्होंने 1884 के अंदर इसी माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम दिया जिसका नाम था बायोप्लास्ट। इनके बाद में एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बेंडा। इन्होंने ईयर 1897 में इसे शब्द दिया जिसे हम आजकल जानते हैं और वो शब्द था माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अब हम थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ग्रैन्युलर या फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और ये सेल के अंदर सेल रेस्पिरेशन में अपना मेजर रोल प्ले करता है। यानी कि एक बायोकेमिकल मशीनरी है जो कि सेल रेस्पिरेशन में अपना मेजर रोल प्ले करती है और ये ऑक्सीडेशन करवा के जो हम फूड मटेरियल को खाते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन करवा के उससे एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, जिसे सेल रेस्पिरेशन भी हम कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल ऑर्गेनील प्रोकैरियोट्स के अंदर और आरबीसीज के अंदर एब्सेंट होती है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि जिन सेल्स में या हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स, जो कोशिकाएं मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होती हैं, जो ज्यादा फंक्शन करती हैं, ज्यादा यूज में आती हैं मेजरली, उनके अंदर इनकी जो संख्या है वो ज्यादा पाई जाती है। यानी कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाते हैं उन सेल्स के अंदर जो कि मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे कि जो इंसेक्ट्स की फ्लाइट मसल्स होती हैं उनके अंदर इसकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। वहां पे फ्लाइट मसल्स के अंदर इन माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट चीज में हम बात करते हैं शेप के बारे में। देखिए शेप जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो स्फेरिकल या फिलामेंटस या फिर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर साइज की हम बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है विड्थ जिसे हम कहते हैं वो 0.5 म्यू और लेंथ यानी लंबाई जो है वो 1.5 म्यू टू 10 म्यू के आसपास पाई जाती है। अब देखिए इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी दो मेम्ब्रेन्स अवेलेबल है। एक इसकी ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, फिंगर लाइक इन पुशिंग्स, उंगलियों के जैसे संरचना के अंदर डेवलप हो गई है, और एक ये बाहर वाली लेयर है जो कि इसकी कवरिंग का काम करती है। इन दोनों लेयर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है जिसे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है, या अगर टेक्निकली देखें तो इसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। यानी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या है? इट इज अ स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट चीज में हम देखते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड एरिया होता है जो इसकी सेंट्रल कैविटी होती है, सेंट्रल जगह है, उसे जो फ्लूइड फिल्ड एरिया है वो फ्लूइड कहलाता है मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? होमोजीनियस प्रोटीनिशियस लिक्विड है, यानी कि एक समान डेंसिटी वाला एक लिक्विड है। एक ही टाइप के उसमें मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है, ज्यादातर उसमें प्रोटीनिशियस मटेरियल पाए जाते हैं। उनके अलावा मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें और भी पाई जाती हैं, जैसे कि एंजाइम्स मिलती हैं उसके अंदर काफी सारी, राइबोसोम्स है, डीएनए, आरएनए, इन सब की भी अवेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, पावर हाउस क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो बनती है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और उस एटीपी को फॉर्म करने का ये काम करता है हमारे फूड को यूज करके, और उस फूड का जो फूड मटेरियल हम एब्जॉर्ब करते हैं उससे ऑक्सीडाइज करता है और उससे एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो अभी हमने यहाँ पे देख रहे हैं
इसमें ये जो फिंगर लाइक इनक्यूशंस हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, इन्हें क्रिस्टी या माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट या ट्यूबुलाई कहा जाता है। ये जो क्रेस्ट है बेसिकली या क्रिस्टी जो है, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी इनपुशिंग्स है, फिंगर लाइक इनपुशिंग्स है जो अंदर की तरफ डेवलप हो गई है। इन्हीं फिंगर लाइक इनपुशिंग्स के ऊपर कुछ पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स कहा जाता है। फिर इसका जो मैट्रिक्स है उसके अंदर, जैसा हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डीएनए स्ट्रक्चर्स की अवेलेबिलिटी है, ये इनर मेम्ब्रेन इसकी अवेलेबल है, इसमें राइबोसोम्स भी मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल है। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस यानी कि दो मेम्ब्रेन यानी जो क्रिस्टी है और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बीच में स्पेस अवेलेबल है, जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, और आउटर मेम्ब्रेन इसकी अवेलेबल है। इसका स्ट्रक्चर भी हम देख पा रहे हैं, ये एक फिलामेंटस यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसका डेवलप है। चलिए अब हम इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ पर्टिकुलर एरिया पाए जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स हैं, जैसा हमने देखा, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन, इनकी जो थिकनेस है वो लगभग 60 to 70 एंगस्ट्रॉम के आसपास की थिकनेस इनकी पाई जाती है। अब ये जो मेम्ब्रेन है, हम जैसा इस डायग्राम में देखा हमने, दो लेयर्स इसकी अवेलेबल है मेम्ब्रेन की, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है। देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बेसिकली क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो साइटोसोल है यानी जो साइटोप्लाज्म है उसका जो लिक्विड पार्ट है जिसे साइटोसोल कहा जाता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो भी लिक्विड मटेरियल जिसे मैट्रिक्स कहा जा रहा है, उनके बीच में एक बैरियर का काम करती है यानी पार्टीशन का काम करती है। पर कुछ जगहों के ऊपर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्टेड भी रहती है कहीं कहीं पे, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये फ्रीली परमेबल होती है। फ्रीली परमेबल का मतलब है कि हर टाइप के मटेरियल मॉलिक्यूल आयंस को अपने अंदर बार एग्जिट एंट्री इजिली देती है, उनको सेलेक्ट नहीं करती, तो ये फ्रीली परमेबल कहलाती है। चलिए अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, जिसे हमने क्रिस्टी या माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट या फिर ट्यूबुलाई कहा। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल होती है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरीके से अवेलेबल है, यानी हमारी उंगलियों के जैसी संरचना में इसका डेवलपमेंट हुआ है। इन्हें क्रिस्टी हम कह रहे हैं। और देखिए ये जो क्रिस्टी है इनके दो फेसेस या दो साइड इसकी अवेलेबल होती है। एक तो इनकी आउटर साइड जिसे सी फेस कहा जाता है, सी फेस मतलब कैपिटल सी फॉर साइटोसोल, यानी इसकी वो साइड जो कि साइटोसोल की तरफ फेस कर रही है, जैसे कि ये वाली साइड है इसकी साइटोसोल की तरफ फेस कर रही है, उसे सी फेस या साइटोसोल फेसेट कहा जाएगा। और दूसरी साइड जो इसके मैट्रिक्स की तरफ फेस कर रही है उसे इनर फेस कहते हैं। मैट्रिक्स की तरफ फेस करने वाली साइड को एम फेस कहा जाता है, जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सी फेस एंड एम फेस दो साइड अवेलेबल है। जो इसकी एम फेस यानी कि मैट्रिक्स फेसेट होता है उसी के ऊपर F1 पार्टिकल या ये ऑक्सीजोम्स की अवेलेबिलिटी होती है। यही ऑक्सीजोम्स एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मेजर रोल अपना प्ले करते हैं। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स की। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स हैं ये दो लेयर्स में इनकी अवेलेबिलिटी है, या हम ये कह सकते हैं दो चैम्बर्स की अवेलेबल है, एक आउटर चैम्बर है और एक इनर चैम्बर है। ये जो आउटर चैम्बर है ये बेसिकली पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है और इसकी अवेलेबिलिटी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होती है, यही आउटर चैम्बर कहलाता है। इसकी जो थिकनेस है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की वो लगभग 60 to 80 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, और इसमें जो फ्लूइड अवेलेबल होता है वो लो डेंसिटी फ्लूइड यहाँ अवेलेबल होता है। चलिए अब हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर की बात करते हैं। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर है ये वो स्पेस है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर अवेलेबल है, जिसे हम बेसिकली मैट्रिक्स कह रहे हैं। ये थोड़ी ज्यादा बड़ी जगह होती है, इसमें स्पेस ज्यादा अवेलेबल होता है और उसके अंदर होमोजीनियस फ्लूइड की अवेलेबिलिटी होती है, जिसे मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है जेल लाइक मटेरियल होता है, इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सॉल्युबल प्रोटीन्स की अवेलेबिलिटी है, इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं, सर्कुलर डीएनए की अवेलेबिलिटी है, राइबोसोम्स है, राइबोसोम की कैसे 70S टाइप के राइबोसोम्स यहाँ पाए जाते हैं, और इसके अंदर कुछ ग्रैन्युलर फाइन फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं, कुछ कण रूपी संरचनाएं भी पाई जाती हैं, और उनका जो रोल है वो मैग्नीशियम आयंस यानी Mg2+ आयंस और कैल्शियम यानी Ca2+ आयंस को बाइंड करने में काम में आता है। चलिए अब हम तीसरी संरचना की बात करते हैं। थर्ड मेजर पार्ट जो है इसका वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम क्रिस्टी कह रहे हैं, उसकी हम बात करते हैं। जैसा हमने यहाँ देखा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से या फिंगर लाइक इनकुशंस के रूप में इनका डेवलपमेंट होता है। इसके ऊपर F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स की अवेलेबिलिटी होती है। इनका जो साइज और नंबर है
वो साइज और नंबर इन क्रिस्टी का डिसाइड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी कैसी रहेगी। यानी अगर इनका जो नंबर है वो ज्यादा है या लार्जर क्रिस्टी की अवेलेबिलिटी, इनका साइज बड़ा है, तो उससे क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा और ज्यादा मात्रा में वो एटीपी का फॉर्मेशन कर पाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीजोन्स यानी कि F1 पार्टिकल्स की। तो F1 पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी थी वो एक साइंटिस्ट ने की थी, नाम था उनका हम्बर्टो फर्नांडिस मोरैन। इन्होंने ईयर 1962 में F1 पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी को डिस्कवर किया। इनकी अवेलेबिलिटी जो है F1 पार्टिकल्स की वो क्रिस्टी के ऊपर यानी इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टी में इनकी अवेलेबिलिटी पाई जाती है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक नोक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे जो टेबल्स की दराज होती है उनको खींचने के लिए जो हैंडल होता है वैसा स्ट्रक्चर इनका अवेलेबल होता है, जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका जो साइज है वो लगभग 8.5 nm टू या फिर 85 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी साइज की अवेलेबिलिटी होती है। डिस्टेंस जो है दो F1 पार्टिकल्स में वो लगभग 10 नैनोमीटर या फिर 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इसमें 3 पार्ट्स हमें दिख रहे हैं। एक इसका हेड पीस है, एक इसका बेस पीस आया जाता है और इन दोनों हेड और बेस पीस को कनेक्ट करने के लिए एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है जिसे स्टॉक कहा जाता है। तो ये 3 पार्ट है, बेस, स्टॉक एंड हेड। अब देखें पर माइटोकॉन्ड्रिया यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनका नंबर है F1 पार्टिकल में वो लगभग 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 5 इनका नंबर हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे 3 साइंटिस्ट हुए। एक साइंटिस्ट थे मैक्लियन, इन्होंने ईयर 1970, और 2 साइंटिस्ट जिन्होंने कंबाइंड वर्क किया, नाम था उनका ग्रीन एंड बॉम। इन्होंने भी ईयर 1970 में कंबाइंड वर्क करके ये जो 2 एरिया है पर्टिकुलरली हेड एंड बेस उनका फंक्शन बताया। देखिए इन्होंने ये बताया, वही साइंटिस्ट ने, तीनों साइंटिस्ट ने, कि जो बेस पार्ट है वो बेसिकली उसमें एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी होती है। उन एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर रेस्पिरेटरी चेन में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से जो हेड रीजन है उसमें भी एंजाइम्स पाई जाती हैं जो कि एटीपीएस सिस्टम में अपना मेजर रोल प्ले करती है, और वो पर्टिकुलरली एंजाइम कौन सी होती है, एटीपी सिंथेटेज। ये एटीपी सिंथेटेज कुछ कपलिंग फैक्टर्स यानी कि कुछ और फैक्टर्स के साथ जुड़ के रिएक्ट करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है। और इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि जो हमारा फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसके ऑक्सीडेशन के साथ में एटीपी का रिलीज होता है। उसी एटीपी के रूप में हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे डेली यूज में आती है। चलिए लास्ट में हम इस चैप्टर के फंक्शन की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की। तो पहला फंक्शन इसका ये है कि सेल रेस्पिरेशन में अपना मेजर रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया, फूड ऑक्सीडेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें अपना मेजर रोल प्ले करता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली क्रेब्स पीसीए साइकिल कहलाता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अवेलेबल होती है और उस क्रेब्स पीसीए साइकिल के थ्रू एटीपी का जनरेशन होता है। लास्ट में नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, ये जो फंक्शन है इसका ये कहलाता है, या हमें इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कंजर्वेशन में भी अपना रोल प्ले करता है, यानी जो एनर्जी एटीपी के रूप में बन रही है उसे अपने अंदर स्टोर भी करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट में देखिए, योग फॉर्मेशन में, यानी जो एग के अंदर योग बनता है उसके फॉर्मेशन में भी ये अपना रोल प्ले करता है डेवलपिंग एग्स के अंदर। अगले पॉइंट में देखिए, जो स्पर्म सेल्स होते हैं, डेवलपिंग स्पर्म सेल्स में जो उनका नेक एरिया है वहां पे एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे नेबल कर्ण कहा जाता है। ये नेबल कर्ण स्पर्म को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये नेबल कर्ण का फॉर्मेशन इसी माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल के रूप में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। अगले पॉइंट में देखिए, कुछ एंजाइम्स का भी फॉर्मेशन करता है, जैसे कि जाइमोजन, कुछ मटेरियल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं पर्टिकुलरली, जो कि प्रोटीओलिटिक एंजाइम कैरी करता है अपने अंदर और प्रोटीन के लाइसिस में अपना रोल प्ले करता है। अगले पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में देखिए इसका फंक्शन, ये फैट के मेटाबॉलिज्म में, यानी कि फैट को यूज करने में भी अपना मेजर रोल प्ले करता है, उस फैट से भी एनर्जी प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ आज हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।